12वीं फिजिक्स में पढ़ेंगे अध्याय 11 विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति। ठीक है, अर्थात ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड रेडिएशन। कहने का मतलब ये है कि जो कोई भी तरंग जो होता है, ठीक है, हमने अध्याय 10 में पढ़ा है, तरंगों के बारे में पढ़ा है, मतलब प्रकाश के बारे में पढ़ा है, उसकी हमने अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण की घटना के बारे में पढ़े। ठीक है, लेकिन एक जो एक विकिरण जो है, एक तरंग जो है, एक प्रकाश जो है, कण की भांति भी व्यवहार करता है, या फिर एक कण की अगर बात करते हैं जिसमें एक कण जो होता है जिसमें वेग संवेग होता है, वो जो एक तरंग की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, इसी को क्या बोला गया है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, द्वैत प्रकृति, मतलब दो प्रकृति, किसी कण की दो प्रकृति होती है या किसी तरंग की भी दो प्रकृति होती है, वो तरंग की भांति और कण की भांति भी व्यवहार करता है। जैसे कि ध्रुवण और पोलराइजेशन जो था, विवर्तन जो था, वो किसके द्वारा शो किया गया था, तरंग के द्वारा। ठीक है, तो इस अध्याय का हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा की सबसे छोटी मात्रक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा की एक सबसे छोटी मात्रक है, जिसके अनुसार अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन को हम 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित कर दे, मतलब किसी इलेक्ट्रॉन को हम 1 वोल्ट एनर्जी दे दे, तो क्या हो जाता है, उस एनर्जी को ग्रहण करके वो त्वरित हो जाता है। तो उस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, उस ऊर्जा को, उस विभवांतर को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ईवी से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान क्या है, एक इलेक्ट्रॉन से कितने आवेश होता है, 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलम। ठीक है, और हम V का मान कितना रखेंगे यहाँ पे, 1 वोल्ट। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान मिल जाएगा 1.602 कर लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छा सामान लिए, जूल। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने होते हैं, 1.602 गुणित 10 की घात -19 जूल ऊर्जा होता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे बात करते हैं, कार्यफलन की बात करते हैं। ठीक है, कार्यफलन का मतलब क्या होता है, कार्यफलन की परिभाषा यह है, जब किसी धातु के जो परमाणु में क्या होते हैं, उसके ऊपरी कक्षक में, है ना, ऊपरी कक्षक में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ये जो संयोजी जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी अन्य धातु के परमाणु के साथ अभिक्रिया करके संयोग करते हैं, या फिर अपने ही सतह पे मुक्त रहते हैं। ठीक है, लेकिन वो सतह को छोड़ के नहीं जा सकते। तो इसमें हम बोलेंगे किसी इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से हटाने के लिए, छोड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को हम उसका कार्यफलन कहते हैं। ठीक है, कार्यफलन क्या होगा, किसी इलेक्ट्रॉन को, जो धातु की ऊपरी सतह में रहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या रहेगा, उसका कार्यफलन कहलाएगा। इसको आप कक्षा 11वीं में आयनन ऊर्जा के रूप में भी पढ़े हो। ठीक है, आयनन ऊर्जा का मतलब ही है क्या है, कार्यफलन। इसको आप कहाँ पढ़ते हो, केमिस्ट्री में। ठीक है, आयनन ऊर्जा का परिभाषा क्या रहता है, किसी किसी परमाणु के महत्तम कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में आवश्यक ऊर्जा को हम आयनन ऊर्जा कहते हैं, ताकि वो आयन जो परमाणु जो आयनित हो जाए, वही कार्यफलन है। बाहरी कक्षक से इलेक्ट्रॉन को निकालने की जो ऊर्जा रहेगा, वही उसका आयनन ऊर्जा होगा। ठीक है, आगे समझ में, आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। ठीक है, अब है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कब होता है, किसी धातु सतह से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उत्सर्जित हो जाते हैं। कब उत्सर्जित होंगे भाई, जब हम उसमें कुछ बाह्य बल लगाएंगे तब उत्सर्जित होंगे। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने की परिघटना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, ये उत्सर्जन कब होगा, जब हम उसमें कोई बाह्य बल लगाएंगे, अर्थात जब उसको हम ऊर्जा देंगे, एनर्जी देंगे, तब क्या होगा, वो उत्सर्जित होगा। तो ये जो उत्सर्जन होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉनों का जो उत्सर्जन जो है वो 3 प्रकार का है। सबसे पहला है ताप आयनिक, उसके बाद है तापायनिक उत्सर्जन है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, और है क्षेत्र उत्सर्जन। तीन उत्सर्जन है। सबसे पहले तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन को समझ लेते हैं, बहुत ही सरल है। तापायनिक उत्सर्जन हमारे दैनिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है।
जब हम किसी धातु को गर्म करते हैं, ठीक है, उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब हम किसी धातु को गर्म करते हैं तो क्या होते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन जो है जब ऊष्मा को ग्रहण करके क्या उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं और उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और धातु सतह से वे क्या हो जाते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। तो इस प्रकार के उत्सर्जन को हम क्या बोलेंगे, तापायनिक उत्सर्जन। अब धातु में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन कब उत्सर्जित होंगे, जब धातु का जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो कार्यफलन से अधिक होगा। कौन, जब हम उसको गर्म करेंगे उस ऊष्मा का मान जो है धातु के कार्यफलन से अधिक होगा, तब वो धातु को सतह पर छोड़कर बाहर निकलते। जैसे साधारणतः इसको आप आसानी से समझ ही सकते हैं, जैसे हम धातु को गर्म करते हैं तो लाल हो जाता है, और आप देखना जब वो लाल हो जाता है तो वहाँ से कुछ किरणें जो है निकलती, लाल अवरक्त किरणें निकलती, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो उच्च गतिज ऊर्जा के साथ वो बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये हो गया तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन, तापायनिक उत्सर्जन के लिए क्या जरूरी है, चलिए आगे बात करते हैं। उस टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्या है, उस समस्या आ गया था। ठीक है, तो तापायनिक उत्सर्जन के लिए क्या क्या जरूरी है, धातु का गलनांक अधिक होना चाहिए ताकि धातु पिघल न सके। ठीक है, तापायनिक उत्सर्जन के लिए क्या होना चाहिए, गलनांक अधिक हो, जिससे क्या होगा, अगर जल्दी गल जाएगा तो उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, वो तो पूरा पिघल ही जाएगा, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाएगा। तो पहली स्थिति क्या है, तापायनिक उत्सर्जन के लिए गलनांक क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद धातु का कार्यफलन कम होना चाहिए। धातु का कार्यफलन कम होने का मतलब क्या, जैसे ही हम उसको ऊष्मा दे, ऊर्जा दे, इलेक्ट्रॉन तुरंत जल्दी से बाहर निकल जाए। ठीक है, तो कार्यफलन कम होगा तब निकलेगा, ताकि तापायनिक उत्सर्जन ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्राप्त होगा। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, तापायनिक उत्सर्जन को थोड़ा सा मैं चित्र बना के समझा देता हूँ। मान लेते हैं एक धातु है, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म करते हैं। ये हम इसी लैंप के माध्यम से गर्म कर रहे हैं, तो ये जब गर्म होगा तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जो होगा मुक्त होते जाएंगे। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बाहर होंगे। ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो तेजी के साथ बाहर होते जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे बात करते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जक। ये हमारे बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे फिजिक्स के लिए, खास करके प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में क्या होता है, जब किसी धातु की सतह पे हम उपयुक्त विकिरण, मतलब ऐसे विकिरण या जिनकी तीव्रता ज़्यादा हो, उनकी आवृत्ति ज़्यादा हो, तो धातु की सतह पे जब वो आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे, जो विकिरण है, उनकी ऊर्जा को ग्रहण करके वो उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं या वो गतिज ऊर्जा में अपना बढ़ा लेते हैं और धातु की सतह से बाहर निकलने लगते हैं। तो इसको हम बोलते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। तथा उत्पन्न इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन अथवा फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। इसमें क्या होता है, इसके लिए मैं आपको चित्र बता देता हूँ। ये हो गया। ठीक है, जब विकिरण जो है, ये विकिरण जो है सूर्य से आने वाली जो विकिरण है, इस प्रकार से धातु की सतह पे पड़ता है, तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो उत्तेजित होके कहाँ चले जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार के उत्सर्जन को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, ये कौन सा उत्सर्जन है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। इसको आप दैनिक जीवन में इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे बोलचाल में बोला जाता है कि लड़का जो है खा के चर्बिया गया। मतलब क्या है, धातु भी जो है प्रकाश को ग्रहण करके उत्तेजित हो जाता है और बाहर निकलने लगता है, मतलब घर से वो बाहर चला जाता है। ठीक है, इसको साधारणतः ऐसे भी समझ सकते हैं। उसके बाद आता है क्षेत्र उत्सर्जन। ठीक है, क्षेत्र उत्सर्जन के बारे में समझ लेते हैं। किसी धातु पर जब हम प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, जब किसी धातु में हम क्या लगाएंगे, प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन जो है उस क्षेत्र से उत्सर्जित होने लगते हैं, तो इस परिघटना को हम क्या बोलते हैं, क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, ऐसा समझ में। इसके लिए थोड़ा सा और बता देता हूँ। जब हम धातु की सतह को प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छा समझा दूँ कैसे। जैसे कि एक धातु है, ठीक है, इस प्रकार से, और उसको हम प्रबल विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं। ठीक है, जब हम धातु पे प्रबल विद्युत क्षेत्र, हाई वोल्टेज, जब हम प्रबल विद्युत क्षेत्र में जब हम उसको रखते हैं, तो ये प्रबल विद्युत क्षेत्र की वजह से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कहाँ चले जाते हैं, उत्तेजित होके सतह से बाहर निकलने लगते हैं। तो इसको बोलते हैं क्षेत्र उत्सर्जन। ठीक है, ऐसा समझ में।
इस प्रकार से हम 3 प्रकार के उत्सर्जनों के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे। चलिए अब हम आगे बात करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव है, इसको हम पहले भी देख चुके हैं। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के अंतर्गत मतलब क्या, जब किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का विकिरण जो है आपतित होता है तो उस सतह में इलेक्ट्रॉन जो होंगे उत्सर्जित होने लगते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है और उत्सर्जित होने लगते हैं। इस प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। जैसे कि कुछ धातु जो है, कुछ क्षारीय धातुएं जैसे कि सीजियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो होते हैं, ये क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, सक्रिय धातु होते हैं, जल्दी से अभिक्रिया कर लेते हैं, अर्थात इनकी जो सतह पे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो आसानी के साथ निकाले जा सकते हैं या वो स्वयं त्याग देते हैं बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को। और ये जो क्या करते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव, मतलब जैसे ही प्रकाश पड़ता है वहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। कैसे होगा, जैसे कि यहाँ से जब प्रकाश किरणें आएंगी तो धातु सतह से बाहर हो जाएगा। ठीक है, जब प्रकाश किरणें किसी धातु पे आपतित होंगे, ठीक है, इस प्रकार से अब इलेक्ट्रॉन जो होंगे मुक्त होंगे, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो होगा मुक्त हो जाएगा। तो जब हम किसी परिपथ से इसको जब जोड़ देते हैं इस प्रकार से, ठीक है, ये मान लेते हैं लोड रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से जो धारा है इस प्रकार से बहने लगेगी, अर्थात क्या हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। अब हम बात करते हैं प्रकाश विद्युत ऊर्जा के नियम। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम, इसके कुछ नियम है या शर्तें हैं बोल सकते हैं। नहीं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की कुछ शर्तें या नियम है, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला तो हम बात कर रहे थे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम। ठीक है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का पहला नियम क्या है, दी गई धातु के लिए जो है प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या जो है किस पे डिपेंड करता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपतित विकिरण की तीव्रता पे निर्भर करता है। ठीक है, तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होते हैं, मतलब जैसे जैसे हम आई का मान बढ़ाते जाएंगे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, ये एन जो है क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो बढ़ते जाएगा। आगे समझ में। ठीक है, पहले नियम ये है। दूसरा नियम है, दी गई धातु के लिए आपतित विकिरण की एक न्यूनतम अंतक आवृत्ति होता है, एक न्यूनतम आवृत्ति होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है, जो आपतित प्रकाश है ना, ये जो आपतित प्रकाश की एक आवृत्ति है, एक न्यूनतम आवृत्ति रहेगा, एक मिनिमम आवृत्ति रहेगा, जिससे कम आवृत्ति की अगर प्रकाश किरणें धातु की सतह पे आपतित होंगे तो वो उत्सर्जित नहीं होंगे, है ना। ये जो होगा मिनिमम आवृत्ति का रहेगा, तभी जो होंगे इलेक्ट्रॉन जो होंगे उत्सर्जित होंगे। तो ये हो गया इसका दूसरा नियम। ठीक है, अब है, और इस आवृत्ति को क्या आवृत्ति बोलते हैं, देहली आवृत्ति। ठीक है, ये हो गया देहली आवृत्ति। अब आगे बात करते हैं अगला नियम, इसको आप थोड़ा सा देख लो। आगे बात करते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का जो तीसरा नियम क्या बोलता है कि देहली आवृत्ति से ऊपर आवृत्ति पे जब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा जो है, मतलब जैसे ही हम एक निश्चित आवृत्ति के प्रकाश के लिए धातु की सतह पर आपतित कराते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस पे निर्भर करता है, उसकी विकिरण की आपतित विकिरण की आवृत्ति पे निर्भर करता है। ठीक है, उसकी तीव्रता पे नहीं। ठीक है, के ई जो होगा उसकी तीव्रता पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अब अगला नियम है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन जो है एक तात्क्षणिक प्रक्रिया है। ठीक है, मतलब एक तात्कालिक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि क्या होगा कि ये धातु है ना, वहां से प्रकाश किरणें आए, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा 1 मिनट बाद या फिर 1 सेकेंड बाद जो है इलेक्ट्रॉन होंगे वहां से उत्सर्जित होंगे। ऐसा नहीं, तुरंत के तुरंत क्या होते जाएंगे, उत्सर्जित होते जाएंगे। इसके लिए जो है 10⁻⁹ सेकेंड का समय लगता है। देखिए 10⁻⁹ बहुत कम समय लगता है, मतलब तुरंत क्या होगा, जैसे ही धातु की सतह पे इलेक्ट्रॉन आएंगे वो तुरंत उत्सर्जित होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तुरंत तत्काल होगा। ऐसा नहीं जैसे कि हम खाना खाते हैं तो हमें 2 घंटा 3 घंटा लगता है, समय लगता है पचना, उसके बाद एनर्जी मिलता है। ये जो आपकी
विकिरण है तुरंत इसको ऊर्जा देता है इलेक्ट्रॉनों को और वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये था प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम। अब हम आगे बात करते हैं आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। ठीक है, अब है अगला टॉपिक है हमारा आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, उसको देखेंगे हम। देखिए अब जो है हमारा अगला टॉपिक है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत के लिए एक समीकरण दिया, उन्होंने प्रकाश का अध्ययन किया और उसके विद्युतीय गुण के बारे में समझा और एक समीकरण प्रस्तुत किया। ये काम उन्होंने सन 1905 में किया। ठीक है, तो आइंस्टीन उन्होंने क्या किया था, जो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है उस पर क्या किया, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की प्रभाव का व्याख्या किया, वो उनके बारे में वो अध्ययन किए और उन्होंने बताया कि जैसे कि क्या है, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्या है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत ये बोलते हैं कि प्रकाश विकिरण की जो ऊर्जा जो होती है, प्रकाश विकिरण की ऊर्जा जो है वो कैसे रहता है, पैकेटों या बंडलों के रूप में रहता है। ठीक है, छोटे छोटे पैकेटों या फिर बंडलों के रूप में। तो कहने का मतलब ये है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, ये प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या बोलता है कि जैसे कि एक सोर्स है ना, एक लाइट है मान लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से प्रकाश किरणें निकल रही है, तो कैसे निकलेंगी, इस प्रकाश के बंडलों के रूप में या पैकेट्स के रूप में जो प्रकाश किरणें जो है निकलती हैं, और इन बंडलों को हम क्या बोलते हैं, फोटॉन। ठीक है, इन बंडलों को क्या बोला जाता है, फोटॉन कहा जाता है। ठीक है, ये है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, इनके अनुसार से जिन्हें क्वांटा कहा जाता है, तथा प्रत्येक फोटॉन जो है, एक फोटॉन जो होगा उसकी ऊर्जा जो है, फोटॉन की ऊर्जा जो है E बराबर क्या होता है, h न्यू होता है, जहां न्यू क्या है, विकिरण की आवृत्ति है। ठीक है, और h क्या है, प्लांक नियतांक। ठीक है, ये हो गया, इसको हम बोलते हैं प्लांक नियतांक, तथा न्यू जो है उस विकिरण की आवृत्ति है, ऊर्जा के बराबर होता है। लेकिन आइंस्टीन ने बताया था कि उनके अनुसार जब h न्यू आवृत्ति की, किसी h न्यू आवृत्ति की ऊर्जा जब किसी धातु सतह पे पड़ता है, मान लेते हैं ये एक धातु है और एक विकिरण जो है, ये जो हो गया विकिरण जो धातु की सतह पे पड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो होगा कैसे होगा, उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने में लगेगा, धातु की उत्सर्जित करने में लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सबसे पहले तो इन विकिरणों को अवशोषित कर लेगा, उत्तेजित अवस्था में आएगा और धातु सतह से बाहर निकलेगा, और कैसे बाहर निकलेगा, एकदम तेजी के साथ बाहर निकलेगा, उसकी गतिज ऊर्जा रहेगा, कुछ ना कुछ उसकी गतिज ऊर्जा रहेगा, ये है। ठीक है, तो आइंस्टीन ने बताया था कि जब h नी आवृत्ति का जो कोई प्रकाश किरण जो धातु की सतह पे पड़ता है, ठीक है, तो दो भागों में बटेगा। कैसे कैसे बटेगा, सबसे पहला भाग रहेगा जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को अवशोषित करेगा, वो दो भागों में बटेगा। पहला जो है ऊर्जा का एक भाग जो है, ऊर्जा का एक भाग क्या करेगा, ऊर्जा का एक भाग धातु सतह से इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। ठीक है, मुक्त करता है, और दूसरा जो है मतलब वो जो है वो उसके कार्यफलन के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि धातु की सतह से जो आवश्यक ऊर्जा जिससे वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो, कार्यफलन के बराबर होगा। दूसरा होता है जो उत्सर्जित या मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है, या उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उत्सर्जित ऐसा बोलना चाहिए, दूसरा भाग ऊर्जा का दूसरा भाग, ऊर्जा का जो दूसरा भाग जो है वो क्या करता है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, उसको क्या करता है, गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक के। ये हो गया है आइंस्टीन के जो प्रकाश विद्युत समीकरण के जो दो नियम थे वो हो गए। ठीक है, अब मान लेते हैं, माना कि m द्रव्यमान का क्या हुआ है, का इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित हुआ है। ठीक है,
जिसका अधिकतम जो वेग है वो है, जिसका अधिकतम वेग v मैक्सिमम है। ठीक है, मान लेते कोई इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा को ग्रहण करके क्या हुआ है, जिसका द्रव्यमान m है, उत्सर्जित हुआ है और उसका वेग अधिकतम वेग v है, तो इसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, k मैक्सिमम का जो मान होगा, मान लेते गतिज ऊर्जा को हम k मैक्सिमम बोलते हैं, तो 1/2 m v मैक्सिमम का स्क्वायर। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या है, k बराबर 1/2 mv का स्क्वायर, यहाँ पे mv मैक्सिमम का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहना क्या चाहेंगे, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत के अनुसार विकिरण की ऊर्जा क्या है, h न्यू के बराबर है। ठीक है, तथा वो दो भागों में बटा है, पहला है धातु का कार्यफलन इलेक्ट्रॉनों को, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन के लिए, और दूसरा भाग जो है उसको गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। ठीक है, ये हो गया, इसको समीकरण 1 दे देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। या फिर ऐसा करते हैं, इसको समीकरण 1 नहीं देंगे हम, 1/2 m v मैक्सिमम का वर्ग का फार्मूला क्या हो जाएगा, h न्यू माइनस में 50, हाँ 50 जो क्या है, ये क्या है, कार्यफलन को बताता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो है, यदि आपतित फोटॉन की आवृत्ति जो है धातु की देहली आवृत्ति के बराबर हो, ठीक है, आपतित फोटॉन की जो आवृत्ति, जो आपतित हो रहा है फोटॉन, उसकी आवृत्ति जो है देहली आवृत्ति को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ν0 से, उसके बराबर होगा, तो क्या होता है, धातु सतह से केवल इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होता। ठीक है, अर्थात जब न्यू जो है ν0 के बराबर, ठीक है, ν0 जहां बताएंगे ν0 क्या है, देहली आवृत्ति। ठीक है, ये है देहली आवृत्ति, तब जो होता है 1/2 m v मैक्सिमम का वर्ग, अर्थात 0 होगा, क्योंकि उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा, 0 होगा, केवल धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तब क्या कर सकते हैं, जो समीकरण 1 है उसमें मान रखेंगे। ठीक है, इसका मान 0 हो जाएगा, कौन, 1/2 v मैक्सिमम का वर्ग का मान 0 हो जाएगा, और h न्यू की जगह क्या रखेंगे, ν0 माइनस में 50। ठीक है, या फिर 50 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, h ν0। ठीक है, अब ये जो 50 का मान समीकरण 1 में हम रख देते हैं, समीकरण 1 में 50 का मान। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा, 1/2 v मैक्सिमम का स्क्वायर बराबर h न्यू माइनस h ν0। 50 की जगह क्या लिखेंगे, h ν0, या फिर h न्यू माइनस ν0। ये न्यू यहाँ पे h कॉमन हो गया, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, 1/2 m स्क्वायर मैक्सिमम बराबर में h न्यू माइनस ν0। ठीक है, और यही जो है आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। ठीक है, आया समझ में, देख लो इस बार अच्छे से। चलिए, जो है आइंस्टाइन का जो प्रकाश विद्युत समीकरण है उसकी सहायता से भी हम जो है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का जो नियम था उसकी व्याख्या कर सकते हैं। ये काम आप स्वयं करोगे, मैं नहीं बताऊंगा, बहुत ही सरल है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का नियम जो होगा आइंस्टाइन के जो होंगे प्रकाश विद्युत समीकरण से हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं फोटॉन के बारे में। ठीक है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या बोलता है, ऊर्जा जो पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है जिसे हम फोटॉन कहते हैं, तो फोटॉन की हम ऊर्जा की बात करते हैं, तो फोटॉन की ऊर्जा क्या होती है। देखिए, इस बात को तो हम सभी जानते हैं कि जो प्रकाश जो है जब किसी पदार्थ के साथ कैसा व्यवहार करता है, एक कण की भांति व्यवहार करता है या फिर तरंग की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, मतलब जब कोई प्रकाश किरण जो है जब किसी धातु सतह पे आपतित होता है तो उसकी ऊर्जा कैसी होती है, ई का मान जो होता है h न्यू होता है, या उसका जो संवेग जो है, संवेग कैसा होता है, hc अपॉन क्या होता है, h न्यू अपॉन c होता है। ठीक है, संवेग, संवेग किसके लिए लागू होता है, कणों के लिए लागू होता है, किसी कण में ही संवेग होता है, तरंगों में तो नहीं होता। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है, एक कण है। ठीक है, एक कण की भांति व्यवहार करता है, और उस कण को हम क्या बोलते हैं, फोटॉन कहते हैं। ठीक है, कण को क्या बोलते हैं, फोटॉन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम फोटॉन के गुण के बारे में बात कर लेते हैं, फोटॉन के जो है के गुण या फिर अभिलक्षण क्या क्या है। तो क्या होता है, जो फोटॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, निर्वात में, फोटॉन की एक विशेषता क्या है, गुण क्या है भाई, ये जो निर्वात में, मतलब जहाँ पे कोई माध्यम ना हो, वो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गमन करते हैं। कौन, फोटॉन, जो प्रकाश का वेग है। ठीक है, अर्थात इसमें प्रकाश का गुण है। ठीक है, प्रकाश का गुण किसमें है, फोटॉन एक कण है। ठीक है, फोटॉन एक क्या है,
एक कण है जिसमें प्रकाश का गुण है, क्योंकि निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गमन करता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब कोई फोटान जो है विभिन्न माध्यमों से होकर गुजरता है, जब कोई भी फोटान जो है अलग अलग माध्यम है, कई सघन कई विरल बहुत सारे माध्यम है, वहां से होकर गुजरता है तो उसकी तीव्रता में क्या होता है, परिवर्तन होता है, या उसके तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है। ठीक है, परिवर्तन होता है, लेकिन उसकी आवृत्ति क्या रहती है, नियत रहती है। ठीक है, उसकी आवृत्ति जो है हमेशा नियत रहता है, उसका तीव्रता या फिर तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन हो जाएगा। मतलब जब एक माध्यम से जो है किसी अन्य माध्यम में जाएगा तो तीव्रता का मान क्या हो जाता है, परिवर्तित रहेगा। ठीक है, या फिर तरंगदैर्घ्य भी क्या होगा, परिवर्तित होगा, लेकिन आवृत्ति जो है, आवृत्ति क्या रहता है, नियत रहता है। ठीक है, ये है फोटान की दूसरी विशेषता या फिर उसका गुण है। अगला हम बात करते हैं, जो फोटान जो होते हैं विद्युत रूपेण उदासीन होते हैं। मतलब ये जो फोटान जो होता है वो कैसा रहता है, उदासीन होता है। ठीक है, मतलब वो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होता है, क्योंकि अगर मान लेते हैं अगर ऋणावेशित रहता है तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित हो जाता है। क्योंकि उदासीन प्रवृत्ति का होता है, इसलिए क्या होता है, जो विद्युत रूपेण उदासीन रहता है। ठीक है, ये हो गया। फोटान का जो कण है वो संघट्ट में कुल ऊर्जा और कुल संवेग संरक्षित रहता है। फोटान कणों का जो संघट्ट होता है, जब फोटान कण आपस में संघट्ट करते हैं तो उसका जो कुल ऊर्जा है या कुल संवेग जो होता है वो संरक्षित रहता है, किंतु फोटान की संख्या क्या रहता है, परिवर्तित हो सकती है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, हम फोटानों के गुणों के बारे में बात कर रहे थे, तो चौथा गुण क्या था, फोटान का जो है, फोटान कणों का संघट्ट में जो उसकी ऊर्जा और संवेग जो है संरक्षित रहता है। फोटानों की संख्या में भले ही परिवर्तन हो सकता है। फोटान के आगे हम बात करते हैं, फोटान की जो ऊर्जा जो है इसको हम hν से या फिर hν या फिर जो है c/λ से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, hν या फिर c/λ से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तथा इसके संवेग के लिए फॉर्मूला क्या है, p का मान है h/λ, ये हो गया, या फिर hν ये हो गया। ठीक है, इसका संवेग का फॉर्मूला है, ये ऊर्जा का फॉर्मूला है, किसके लिए, फोटोन के लिए। फोटोन की जो है अभिलक्षण या फिर गुणों में केवल हम इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। अब हम आगे बात करते हैं डी ब्रॉगली का जो तरंगदैर्घ्य का समीकरण। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है डी ब्रॉगली का तरंगदैर्घ्य समीकरण। डी ब्रॉगली ने क्या किया, प्रकाश और कणों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया और उन्होंने 1924 में बताया कि एक प्रत्येक कण के साथ क्या होता है, एक तरंग संलग्न होता है। जो भी कण जो होता है, जो गतिमान होता है, उसके साथ एक तरंग संलग्न होता है, और गतिमान के साथ और उसमें एक तरंगदैर्घ्य होता है। जब प्रत्येक कण के साथ एक तरंग संलग्न होगा उसमें एक तरंगदैर्घ्य होता है, तथा तरंगदैर्घ्य का जो मान होता है वो होता है h/mv। ठीक है, इस तरंगदैर्घ्य को हम डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य भी कहते हैं। ठीक है, ये है, तो ये हो गया डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का समीकरण। लैम्डा बराबर क्या होता है, h/mv। ये क्या है, तरंगदैर्घ्य के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, इन्होंने बताया था। तथा h क्या है, जहां h क्या है, प्लांक नियतांक है। ठीक है, अब हम इस नियम की उत्पत्ति करते हैं। अर्थात हम डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का जो समीकरण है लैम्डा बराबर क्या है, h/mv की उत्पत्ति करते हैं। तो मान लेते हैं कोई कण जो है, ठीक है, मान लेते हैं कोई कण जो होगा जिसका द्रव्यमान m है और वो v वेग से गति कर रहा है। ठीक है, तब प्लांक की क्वांटम सिद्धांत के अनुसार से क्या होता है, तब लिखेंगे v है प्लांक की क्वांटम सिद्धांत से। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या बोलते हैं, जब m द्रव्यमान का जो कण है v वेग से गतिमान है। ठीक है, तब उसकी ऊर्जा जो है, ऊर्जा क्या होगा, E बराबर क्या होता है, hν। ठीक है, जहाँ न्यू क्या है, उसकी आवृत्ति है। लेकिन आइंस्टाइन को जो द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध जो है, आइंस्टाइन का जो है, आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा और द्रव्यमान
तुल्यता संबंध, ठीक है। ये क्या है, E बराबर क्या होता है, mc का स्क्वायर होता है, ठीक है। अर्थात जब कोई कण जो है उसकी ऊर्जा जो उसके द्रव्यमान और उसके वेग, जहाँ से क्या है प्रकाश का वेग है, उसके तुल्य होता है, ठीक है। ये है क्या, आइंस्टाइन का समीकरण। और ये क्या है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। डी ब्रॉगली ने क्या किया, इन्हीं दोनों समीकरणों का अध्ययन किया और उनके अनुसार क्या क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे दोनों तरफ E जो है समीकरण 1 और 2 में E क्या क्या है भाई, बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, mc का स्क्वायर जो होगा किसके बराबर होगा, h न्यू के बराबर। लेकिन हम जानते हैं न्यू बराबर क्या होता है, c बाई लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, mc का स्क्वायर बराबर h, हम न्यू की जगह क्या रखेंगे, c बाई लैम्डा। c और c कट गया, देखिए अब लैम्डा को पक्षांतर कर देते हैं, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा h अपॉन mc, एक सी बचा रहेगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा का फार्मूला हो जाएगा h अपॉन mc, ठीक है। ये हो गया, जहां हम बताएंगे लैम्डा क्या है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, ठीक है। ये हो गया। अब मान लेते हैं जो प्रकाश जो है उसका संवेग p है, तो संवेग का फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग, ठीक है। ये द्रव्यमान है और ये इसका वेग है जो प्रकाश का वेग है, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, h अपॉन p, ठीक है। ये हो गया, ये है डी ब्रॉगली का जो तरंग दैर्घ्य का समीकरण का एक सामान्य सूत्र, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई कण जो है v वेग से गतिमान है, ठीक है, v वेग से गतिमान है, ठीक है। मान लेते हैं कोई कण जो है v वेग से गतिमान है, तब संवेग क्या होगा, संवेग p बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग। तब समीकरण 3 से क्या लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर हम h अपॉन mv लिख सकते हैं। इस p के जगह हम mv रख देंगे और इस प्रकार से हमें डी ब्रॉगली का जो तरंग दैर्घ्य का समीकरण प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में, बहुत ही सिंपल है। हमें आइंस्टाइन का समीकरण और प्लांक का क्वांटम सिद्धांत को बस कंपेयर करें, ठीक है। अब गतिज ऊर्जा के पदों में तरंग दैर्घ्य, तो गतिज ऊर्जा के पदों में तरंग दैर्घ्य के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए हम जानते हैं संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध। गतिज ऊर्जा में क्या संबंध है, P बराबर क्या होता है, 2m k, ठीक है। जहाँ P क्या है, किसी कण का संवेग और K क्या है, उसकी गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो हम जो है इस समीकरण में, कौन सा समीकरण में, समीकरण 3 में मान रख देंगे। समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर h अपॉन में क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2mk, ये हो गया, ठीक है। इसको हम समीकरण 4 और ये 5 ले लेते हैं। तो समीकरण जो 5 क्या है, डी ब्रॉगली का जो तरंग दैर्घ्य का जो समीकरण है गतिज ऊर्जा के पदों में है और ये जो है वेग के पदों में है, समीकरण 4। समीकरण 3 जो है तरंग दैर्घ्य जो है संवेग के पदों में है, ठीक है। ये हो गया डी ब्रॉगली का तरंग दैर्घ्य का समीकरण। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अध्याय 11 का जो लास्ट टॉपिक है, एक इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य। जब कोई एक इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका जो है तरंग दैर्घ्य क्या होगा, इसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन E का द्रव्यमान क्या है, m, और वेग जो है v है, ठीक है। उसका वेग जो है v, स्मॉल v रखते हैं, ठीक है। अब हम इस इलेक्ट्रॉन को v विभवांतर से त्वरित करेंगे, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को जो है, इस इलेक्ट्रॉन को v विभवांतर या फिर वोल्ट से त्वरित करते हैं, तब उसका वेग क्या हो जाता है, v बढ़ जाएगा, ठीक है। और अर्थात उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। तब हमें कार्य करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन में कार्य करेंगे, कार्य करना होगा, ठीक है। ये हो गया। जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को हम विभवांतर या वोल्ट से त्वरित करते हैं, तो कार्य करते हैं, तो ये जो कार्य है उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में क्या कर देगा, वृद्धि करेगा। अर्थात जो कार्य जो होगा गतिज ऊर्जा के बराबर होगा, ठीक है। तो कार्य कैसे करेंगे, उस इलेक्ट्रॉन को हम
V वोल्टेज से विभवांतर से त्वरित कर रहे हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या हो रहे हैं के बराबर होगा, अर्थात जब हम V विभवांतर से उसको त्वरित करते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा EV = 1/2 mv²। ठीक है, दो का इधर पक्षांतर कर देंगे 2 EV बराबर क्या हो जाएगा mv²। दोनों पक्षों में m का गुणा करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2m EV बराबर m²v², या फिर mv बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ √2m EV। ठीक है, अब हम जानते हैं लैम्डा बराबर क्या होता है h/mv, ये है डी ब्रॉगली का तरंगदैर्घ्य का समीकरण। ठीक है, तो mv का मान जो है हम इतना रख देंगे तो लैम्डा बराबर हो जाएगा h/√2m EV। ये हो जाएगा किसी इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य का समीकरण। ठीक है, इसको हम देते हैं समीकरण 1। अब हम जानते हैं क्या क्या जानते हैं भाई, हमें h का मान पता है, प्लैंक कांस्टेंट का मान कितना होता है, प्लैंक कांस्टेंट का मान है 6.67 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, इसका मान जानते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये हो गया। अब इन मानों को हम जब समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है, समीकरण 1 से तो हमें इलेक्ट्रॉन का जो है तरंगदैर्घ्य का समीकरण मिल जाएगा। समीकरण 1 में मानों को रखने पर, ठीक है, इन मानों को हम कहाँ करेंगे, ये सारे मान को यहाँ पे रख देंगे तो लैम्डा बराबर हो जाएगा h/2 सबसे पहले किसका मान रखेंगे, h का मान पहले रखना है। h का मान हो जाएगा 6.62 × 10⁻⁻34। m का मान हो जाएगा 9.1 × 10⁻31 और e का मान हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, इंटू v। इन मानों को जब हम आगे हल करेंगे तो हमें मिलेगा लैम्डा बराबर 150 क्या मिलेगा 150/v × 10⁻10 मीटर। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर हो जाएगा, इसको लिखेंगे सीधा, मैं फाइनल उत्तर में आ जाता हूँ 12.27/v × एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये हो जाएगा किसी इलेक्ट्रॉन के तरंगदैर्घ्य का समीकरण। ठीक है, जिसका मान है लैम्डा बराबर 12.27 × एंगस्ट्रॉम बटे में क्या होगा वोल्ट, ये विभवांतर का वर्ग है। ठीक है, इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हो गया। आगे हम कल देखेंगे